जो बहुत ही चैप्टर होने वाला है, क्योंकि चयन परीक्षा में सोशल साइंस के 20 नंबर का सोशल साइंस पूछा जाना है, तो सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सोशल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो समस्त सिलेबस का निचोड़ रहेगा। आपके सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर पक्के करना है। जिनको जिनको भी 20 नंबर सोशल साइंस में पक्के करना है, सभी लोग ध्यानपूर्वक कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है, न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू कानून को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है, या नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, या संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, सभी बताइएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनमें से क्या बताता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा। ये आर्टिकल 32 याद रखिएगा। आर्टिकल कितना? 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा प्रश्न साथियों, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति के बराबर में हिस्सा, आर्य समाज के अनुयायियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता, या परिवार के केवल पुत्रों पुरुषों सदस्य को ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार प्रदान करना, या केवल पत्नी को अपने दिवंगत पति के संपत्ति में उत्तराधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार इनमें से जो सत्य दिया गया है कि पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। पुत्रों का होगा, पुत्रियों का और उनकी माता का। ठीक है, ये आपका सत्य दिया गया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऐसा विकल्प जो पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत हो। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, ये बिल्कुल हो जाएगा। मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, ये पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं कहलाएगा, क्योंकि सतत पोषणीय विकास के द्वारा संशोधन या संसाधनों का ऐसा संतुलित उपयोग किया जाता है जिससे कि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचा रहे। तो प्राकृतिक संसाधनों का अधिक प्रयोग, यह विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत। जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान, उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन ही हो जाएगा। लेकिन मानवीय जीवन की गुणवत्ता में जो बताया जा रहा है इस सतत पोषणीय, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सही हो जाएगा। चंदेल शासकों के समय मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में जेजाक भुक्ति कहा जाता था? बघेलखंड, बुंदेलखंड, नर्मदा घाटी या रीवा पन्ना प्रदेश? जेजाक भुक्ति चंदेल शासकों के समय। तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था। कहां पर था? बुंदेलखंड, सॉरी बुंदेलखंड होगा, यहाँ पे बघेलखंड पे हम ऑप्शन लगा रहे हैं, बुंदेलखंड हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। उनके समय में इस क्षेत्र को जेजा भुक्ति कहा जाता था। इसकी स्थापना 1831 ईस्वी के लगभग जंजुक नामक शासक द्वारा की गई थी, इसलिए जेजाक भुक्ति से कहा जाता है बुंदेलखंड। तमिलनाडु में चिकनलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? आप सभी लोग जानते हैं ज्ञानेश्वर व्याख्याता लोग, वे जिन्होंने अपने हिसाब किताब नहीं दिया था। तो आज भी तमिलनाडु के चिकनलेपुट जिले में उत्तरमेरू शिलालेख निर्धारित नियम के कारण वह सभा के सदस्य नहीं बन सकते। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में हिंद यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले थे? मंदसौर, उज्जैन, बालाघाट, छतरपुर? हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले थे और वह कहलाता है बालाघाट। हिंदू यूनानी शासकों का मध्य प्रदेश में निश्चित प्रमाण नहीं है, लेकिन प्रदेश के बालाघाट जिले में हिंदू यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए। बालाघाट इज द राइट आंसर।
सभी ब्रदर सिस्टर कमेंट कीजिएगा जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? कागज उद्योग, पटसन उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी या खाद्य तेल उद्योग? सभी बताइएगा कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण कहला जाएगा? तो सनराइज उद्योग का उदाहरण सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग तैयार हैं? 20 में से आप लोगों को क्या स्कोर है सभी को कमेंट करना। जिनको भी टॉपर नोट्स चाहिए संस्था की, जो लगभग 10 से 12 बुक का निचोड़ मिलेगा, जो शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पा चुके हैं, 8 से 10 टीचरों का ग्रुप बना के टॉपर नोट्स बनाई गई है, जिसका सभी को जिनको भी प्राप्त करना है व्हाट्सएप मैसेज करें 9630689598। इसमें व्हाट्सएप करेंगे, आपके टॉपर नोट्स का डिटेल आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड, दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज क्षेत्र या भारत की कश्मीर की घाटी? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है क्योंकि यह क्षेत्र रसीले फल, नींबू, संतरा आदि के उत्पादन के लिए विख्यात है। तो भूमध्य क्षेत्र इज द राइट आंसर फलोद्यान के बारे में अगर प्रश्न आता है तो। न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है साथियों? नियोगकर्ताओं को कर्मचारी का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, या निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो न्यूनतम यानी कम से कम वेतन अधिनियम ये है क्या चीज़? तो न्यूनतम वेतन जो अधिनियम होता है वह यह होता है, यह निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होगा, इसलिए न्यूनतम वेतन अधिनियम बनाया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपृष्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? आर्टिकल 21, 28, 15 या 17? कौन सा अनुच्छेद है? संविधान के किस आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपृष्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होता है? और वह होता है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 द्वारा अपृष्यता का अंतर कर दिया गया। यदि कोई इसे जीवन में अपनाता है तो ऐसी भावना प्रकट करता है तो दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल अनुच्छेद से एक प्रश्न रखा हुआ, याद रखिएगा। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? जाति, गरीबी, लिंग या धर्म? चारों ऑप्शन अपने आप को खींच रहे हैं कि मैं सही हूँगा, मेरा सही है, मेरा सही है, मेरा सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहता है भारत में असमानता का मुख्य कारण गरीबी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? ऐसे क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र, उच्च ज्वारीय क्षेत्र या कम ज्वार क्षेत्र? सभी लोग कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। तो कौन जहाज़ों के नौकायन में सहायता करता है? राइट आंसर आ चुका है साथियों, और वह है उच्च ज्वारीय क्षेत्र जो होते हैं। पृथ्वी द्वारा प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? समताप मंडल, तापमंडल, बाह्यमंडल, मध्यमंडल? बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन इसे हम दे सकते हैं। 1 नंबर पक्का कर सकता है कि पृथ्वी द्वारा प्रसारित या प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित कर देता है? वह कौन सा मंडल है साथियों? और वह मंडल है तापमंडल। वायुमंडल में मध्यमंडल के ऊपर तापमंडल होता है, इसे तापमंडल का निचला क्षेत्र या आयनमंडल का कहलाता है। पृथ्वी द्वारा प्रसारित जो रेडियो तरंगों वापस दूरी पर पहुंचने पर यह परावर्तित कर देती है, तो तापमंडल इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? पर्यावरण में संतुलन कब बिगड़ता है? आपके पर्यावरण में संतुलन तभी बिगड़ सकता है यदि जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो,
निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, या मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करें। तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है। पर्यावरण में संतुलन कैसे बिगड़ जाता है, क्यों बिगड़ जाता है? क्योंकि यह निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहता है, इसलिए बिगड़ जाता है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानों निम्नलिखित में से कहाँ हैं? दक्षिण भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका? सभी बताइएगा। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें इनमें से कहाँ पर आपकी स्थिति? सभी लोग जानते हैं दुनिया की प्राचीन चट्टानें दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली चट्टानें जिसे हम दक्कन ट्रैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्कन ट्रैप। संभवतः दुनिया के प्राचीनतम चट्टानों में से एक होती है। यह लावा द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं। किससे द्वारा होती हैं? लावा द्वारा जो निर्मित चट्टानें होती हैं। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया, तृतीयक क्रिया, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया? यह भी बेस्ट क्वेश्चन है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द्वितीयक क्रिया। क्या कहा जाता है? द्वितीयक क्रिया इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं दिया गया? तो गांव प्रमुख ग्राम भोजका, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए नहीं किया, या प्राय उसके पास दास होते थे, वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था, वह प्राय बड़ा भूस्वामी हुआ करता था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, तो गलत है, क्योंकि जहाँ गांव प्रमुख ग्राम भोजका होता उसमें राजा ने टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग किया करता था उसका, वह गांव का बड़ा भूस्वामी हुआ करता था। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक, क्या वह आपका मृदा का जमाव है, रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना है, अपक्षय की दर और खाद मिट्टी है, या मृदा की मोटाई है? सभी लोग बताइए। मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? जनक चट्टान रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। मृदा के गुण का निर्धारण उसकी जनक चट्टानें करती हैं, और जिन चट्टानों से वे निर्मित होती हैं उसी के आधार पर मिट्टी का रासायनिक गुण, पारगम्यता, संरचना आदि का ज्ञान मिलता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोदकर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विवृत, खान खनन, सिंटरन, उत्खनन या निस्तापन? सभी बताइएगा। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अगर आपको पता है तो आप बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तो धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारण खोद कर निकालने की प्रक्रिया को उत्खनन कहते हैं। और इस प्रैक्टिस पेपर मॉडल पेपर का 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? सभी बताइएगा। ये वे लेवल के प्रश्न हैं जो आपके लिए संभावित हो सकते हैं। तो भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? सभी लोग बताइएगा। आप सभी लोग ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। तो भारत की आय जो होती है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अनुमानित की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करती है। राष्ट्रीय आय आंकड़ों के लिए 1999 to 2000 के आधार वर्ष मानकर स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन, सरकार के बैंकर के रूप में साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण तथा बैंक के रूप में कार्य करता है। तो ये रहे टॉप 20 क्वेश्चंस
आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। 20 में से आपका क्या स्कोर रहा, आपने कितने सही हुए, सभी को कमेंट करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। हर एक क्वेश्चन आप करेंगे, हर एक टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। तो धन्यवाद सभी का, मिलते हैं आपकी अगली क्लास पे। जय हिंद, वंदे।